आज मेरे साथ एक ऐसी आवाज़ मौजूद है जिसको आपने जितनी बार भी सुना है आपके दिल में वो आवाज़ उतर गई है। जी हाँ, इस मेरे साथ मौजूद है अभिजीत। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिजीत। आवाज़ की बात करें तो थोड़ा सा आवाज़ तो आप खोलिए। हाँ, मेरी आवाज़ अचानक बुलंद होती है, अचानक सॉफ्ट हो जाती है, अचानक उसमें दर्द आ जाता है, अचानक उसमें उछलम कूदम आ जाता है। तो मेरी आवाज़ हमेशा सिचुएशन के हिसाब से मेरी आवाज़ गूंजती है। कभी कभी कुछ मुद्दों पे गूंजती है, कभी कभी किसी हीरो के लिए गूंजती है, और कभी कभी मेरे दिल से गूंजती है। एक वक्त था कि जब आपकी आवाज़ जो है वो शाहरुख खान की आवाज़ मानी जाती थी, तो वो ये आवाज़ उस जिस्म से कैसे जुदा हो रही है? नहीं, ये वक्त कभी देखिए, जहाँ पे आवाज़ की बात है, जहाँ पे एक सिंगर की बात है, तो कभी सिंगर का वक्त कभी था नहीं होता। किशोरदा का आज भी वक्त है, किशोरदा नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ ज़िंदगी भर गूंजेगी। रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती है, लता जी की आवाज़ गूंजती है, आशा जी की आवाज़ गूंजती है, मेरी भी आवाज़ गूंजती है। मैंने आपको बताया ना, आवाज़ एक ऐसी चीज़ है कि मैं कभी आप लोग ये बात को कहते हैं कि मेरी आवाज़ इसके साथ गूंजती थी। मैंने कभी इस चीज़ को मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी खान के लिए गा रहा हूँ, किसी कुमार के लिए गा रहा हूँ या किसके लिए। ये तो आप लोग सोचते हैं। मैं जब मैंने कभी भी गाना गाया तो मैंने हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर का गाना गाया। मैंने किसी हीरो को सोच के या किसी प्रोड्यूसर या किसी डायरेक्टर का गाना कभी नहीं गाया। मैंने हमेशा एक म्यूज़िक डायरेक्टर जिसने गाना बनाया सिर्फ उसका गाना गाया। और आपको मैं बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ इस बात को कि मैंने लाइफ में कभी किसी हीरो को सोच के कि अरे इस हीरो के लिए गा रहा हूँ तो ऐसा गाना पड़ेगा, कभी नहीं। मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं हीरो हूँ और मैं जिस हिसाब से गाता हूँ मेरी आवाज़ उसको सूट करनी चाहिए। अगर मेरी आवाज़ किसी कलाकार को सूट नहीं होती तो वो हीरो नहीं बन सकता, वो स्टार मटेरियल उसमें नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ अपने आप में एक स्टार वॉइस है। सपोज अगर अमिताभ बच्चन कभी किसी के लिए डबिंग करे और वो आवाज़ किसी हीरो को सूट नहीं करे तो वो हीरो होने लायक नहीं है। लता जी की आवाज़ या आशा जी की आवाज़ या किसी हीरोइन को ना सूट करे तो वो उसमें हीरोइन मटेरियल नहीं हो सकता। तो वैसे मेरी आवाज़ जिसको सूट करेगी वो सिर्फ स्टार ही होगा जिसको मेरी आवाज़ सूट करेगी। तो एक तो गाना आपको सुना दिए अपने दर्शकों को जो बिना नर्वस हुए। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। अजी बता दादा कि हमेशा जब भी अभिजीत का नाम आता है तो अभी हाल फिलहाल देखा गया कि हमेशा वो जो है एक एरोगेंसी बोलते हैं कि एरोगेंट है बहुत ज़्यादा अभिजीत, और बेबाकी से कुछ भी बोल देते हैं। क्या वाकई में ये सही इल्ज़ाम है आपके ऊपर? नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते अभिजीत। ये आप कह रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं। हमेशा लोग यही बोलते हैं कि अभिजीत बिल्कुल सही बोल रहा है। कभी भी कोई ये नहीं बोलेगा कि अभिजीत ने गलत बोला है। हर कोई आदमी बोलेगा कि अभिजीत सही बोल रहा है। भले ही अभिजीत के साथ 100 में से 99 लोग नहीं दे, क्योंकि वो मेरे ही प्रोफेशन में है, लेकिन एक ही आदमी बोलेगा, वो है अभिजीत। सबको मालूम है कि जब बोलेगा तो एक ही आदमी बोलेगा, वो अभिजीत, और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके अंदर वो बात नहीं है। बचपने से ही सिंगिंग का शौक था घर से? यस, आई एम ए बॉर्न सिंगर। सिंगर जात एक ऐसी होती जो हमेशा पैदाइशी होती है। सिंगर कभी बन नहीं सकता या बनाया नहीं जा सकता। सीख के कोई सिंगर नहीं बन सकता। सिंगर पैदाइशी होता है। सिंगर एक चेहरे जैसा है। जैसा चेहरा लेके आप जन्मेंगे आप वैसा ही दिखेंगे, जैसा कलर आपका है वैसा ही दिखेंगे। तो सिंगर भी वैसे ही होता है, जिसके अंदर सुर है, जो गायक ही पैदा होता है। वो सफ़र कैसा रहा आपका? याद आता है वो लम्हे याद आते हैं जब कानपुर से चले थे? और कान्हीपुर हम बोलेंगे, कान्हीपुर कहाँ, कान्हीपुर के ऐसे देखिए, जब सफ़र की ठानी कि सफ़र करना है तो मैंने कभी शॉर्ट डिस्टेंस नहीं देखा। तो पहले मेरा दिमाग में ही था कि पहले मुझे मुंबई आना है। तब बॉम्बे हुआ करता था, तब बॉम्बे में आता था। आजकल मैं मुंबई कर हूँ। मुझे मालूम था कि ये आसान तो नहीं है, लेकिन वो तो आसान नहीं है, बहुत छोटी चीज़ होती है। मुझे मालूम था कि बहुत कठिन है। तो मेरे पास एक औजार था जिसका मैंने इस्तेमाल किया। वो था मेरे अंदर की विद्या। जिस समय सोच लीजिए मैं मुंबई आया था, उस समय मेरी हालत भूखों मरने से भी ख़राब थी।
मतलब जेब में होता ना, कानपुर से निकला जिसके जेब में 1000 रुपये, तो कानपुर में राजा था। उस टाइम अब मुंबई 1000-1500 रुपये लेके मुंबई आया, तो सोचो मेरे पास बहुत कुछ है। अब ये हालात था कि काफ़ी लोग कलकत्ता से और दूसरे जगह से काफ़ी सिंगर्स उस टाइम स्ट्रगल कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनके पास एक इनकम का जरिया था, मेरे पास नहीं था। वो लोग ज़्यादातर उस टाइम नया नया मुंबई में बियर बार और सिंगिंग शुरू हुआ था, ऑर्केस्ट्रा लोग गाते थे। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी आज जो बड़े सक्सेसफुल सिंगर्स हैं जो बन चुके हैं या थे, वो लोग वहाँ पे गाते थे कि जब फिल्मों में चांस मिलेगा देखा जाएगा, तब तक हम बियर बार में हम गा लेते हैं, हमको पैसे से मतलब है। वही मैं नहीं कर पाया। वो उसमें एक बार पड़ गया दलदल में, तो बस रोज़ के पैसे इतने आ रहे हैं, सुबह 4-4 बजे तक गाऊंगा, सारा दिन सोऊंगा, फिर ये होगा, तो फिर मैं एक पेशेवर रेस्टोरेंट का सिंगर बन जाऊंगा। मैंने नहीं किया। उसके लिए मुझे 2-3 साल और भूखा रहना पड़ा। आपको साथ काफ़ी दिया आर डी बर्मन साहब ने और किशोर दा ने। नहीं, किशोर दा के साथ तो मैंने गाना गाया था आपने, लेकिन तो आर डी बर्मन साहब ने जिस दिन मुझे सुना, बस उसके 15 दिन बाद ही मुझे गाना गवा दिया। उनको गाना सुनाने में मुझे करीब 3 साल लग गए। अरे 3 साल, 3.5 साल गाना सुनाने में लगे। रोज़ जाता था स्टूडियो के चक्कर काटना, तो 2 साल में तो वो पहचान गया कि आज लड़का रोज आता है। 2 साल में उनको जाके, कितने लोग आते हैं, मैं उदित जी खड़े रहते थे, उदित उतरता था, मैं ऊपर चढ़ता था, उदित ऊपर चढ़ रहा तो मैं उतर रहा हूँ, पूछता था क्या हुआ, कुछ हुआ, नहीं यार नहीं हुआ। मैं उदित को पूछता तो कुछ हुआ, हाँ दादा ने बोला तो है पिक्चर में मेरे को गवाएंगे यार। तो ये सब होता था, वो याद है। मैं और उदित जी एक साथ ही स्ट्रगल कर रहे थे। वो प्यारे जी के यहाँ पहले पहुँच जाते थे, मैं बाद में आता था। फिर वो तो मुझे लगता था यार प्यारे लाल जी उदित जी को ज़्यादा चाहते हैं यार, मुझे तो अभी कैसे मैं बताऊँ मैं सिंगर। तो ये भी उस टाइम बहुत होता था। तो ऑडियो में मैंने जिस दिन सुना, मुझे उसी दिन ब्रेक दे दिया। लेकिन उस ब्रेक का क्या हुआ कि अभिजीत एक प्लेबैक सिंगर बन गया, लेकिन फेल्ड प्लेबैक सिंगर। फिल्म इत्तेफाक से हिट नहीं हुई थी। जी हाँ, वो पिक्चर आनंद और आनंद देवानंद साहब के बेटे के लिए गाया। जी, आपकी टर्निंग पॉइंट जो था वो बागी, हम बोले बागी से जी, बागी से मतलब यही हो गया कि अब आर डी बर्मन थे, और आर डी बर्मन ने जब देखा मुझे ट्राई किया एक फिल्म में नहीं चला, तो उन्होंने भी अपना पैर घसीट लिया। और कुछ अपने ही लोग, हमारी बंगाल के लोग ही उनके इर्द गिर्द ज़्यादा थे, जिन्होंने मुझे बिल्कुल सामने आने से किसी तरह से कोशिश किया कि इसको आउट करो, क्योंकि मैं बर्मन दा के बहुत क्लोज आ गया था, पंचम दा के बहुत क्लोज। बागी जो वो उसके गाने बड़े हिट थे आपके सब। जी हाँ, जब मैं आर डी बर्मन का नाम लेता हूँ तो मुझे एक नाम और भी लेना पड़ेगा, और लोगों को हमेशा कहना पड़ेगा कि अगर रियल माने में मेरे कोई गॉडफादर बने, देखिए एक बिगिनिंग में गॉडफादर इज़ ईजी, लेकिन एक आदमी जो फ्लॉप हो गया उसको वापस उसके साथ काम करना, उतना रिस्क मोल लेना, वो सिर्फ आनंद मिलन ने किया। आनंद मिलन अगर नहीं होते तो शायद मैं एक सिंगर ही होता, फिर कहीं पे भी गा रहा होता, किसी स्टेज में, या अपने शहर कानपुर में ही जाके गाना गा रहा होता, किसी जगह अच्छी नौकरी करता होता, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता। लेकिन आनंद मिलिंद ही है जिनकी वजह से आज मैं अभिजीत हूँ। तू मेरे साथ है, चांदनी रात है, तू मेरे साथ है। जब मैं मार्केट में जाता हूँ तो MP3 मेरे 4 डिफरेंट MP3 आपको मिल जाएंगे 100 गाने के। तो जब मैं सुनता हूँ गाड़ी में तो मुझे लगता है ओ माय गॉड, ये गाना कितना हिट था। कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, देखिए वो अपने टाइम में कितना हिट था। आज मैं सुनता हूँ पुराना गाना हो गया, प्यार के कागज पे दिल के कलम से, जिगर, अजय देवगन पिक्चर थी। फिर बस दौर चलता गया, और एक जतिन ललित जैसे, थैंक गॉड जो जतिन ललित जैसे म्यूजिक डायरेक्टर आए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने मुझे एक रैंक दे दिया, एक इज्जत दिला दी अमंग द सिंगर्स की। देखिए इस सिंगर्स में ये क्वालिटी, एक लेजेंडरी सिंगर बना दिया बिकॉज ऑफ जतिन ललित। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया
पर मैं छाऊं। आमिर के लिए मैंने वो कौन सा प्रोजेक्ट, फूलों के इस शहर में कांटों से डरने लगे, दारा रा 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 रा, हम प्यार करने लगे। यश चोपड़ा जी के पिक्चर में मैंने लता जी के साथ काफ़ी गाने गाए। डर में था वो दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर। लाइफ का पहला ब्रेक मुझे मिला तो पहला गाना, पहला डुएट लता जी के साथ गाया, पहला मेल डुएट मैंने किशोरदा के साथ गाया, एक गाना मैंने आशा जी के साथ गाया, एक गाना मैंने सोलो गाया। तो इससे बड़ा ब्रेक और क्या हो सकता है। ओले ओले भी आपका बहुत सुपर डुपर हिट वाला। जी हाँ, मतलब इसका मेरा नाम तो काफ़ी दिन तक ओले ओले था। जब मैं कहीं पर जाता था, कुछ होता था, लोग नाम पूछ जाते थे, नाम क्या है वो। मुझे याद है, मैं मेरे दोस्त हुआ करते थे जयदेव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के बेटे। तो एक बार ऐसे ही करते करते जयदेव ठाकरे मुझे लेके चले गए सेंटोर होटल में। नए नए बीजेपी और शिवसेना का कॉम्बिनेशन जीता था, उनकी सरकार बन रही थी। जिस दिन सरकार बन रही थी, जिस दिन चीफ तय होना था, मैं देखा कि गोपीनाथ मुंडे, मनोहर जोशी, बाला साहब ठाकरे, नारायण राणे और काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे सेंटोर में। मुझे जयदेव लेके गए, बिल्कुल घुस गए। बाला साहब से पहली बार मिलवाया मुझे। बाला साहब ने मुझे देखते ही बोला ओले ओले। जो दिल में अगर आए अपने दर्शकों को कुछ अगर सुनाना चाहें तो आप अपने पसंदीदा। देखिए मेरे ओले की बात हो गई या मैहुना की बात हो गई, और तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। अन्नू मलिक की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक सो फार, एंड आई एम लकी कि उन्होंने मुझे गवाया। म्यूजिक डायरेक्टर से बहुत साथ दिया आपका। जी हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर वक्त वक्त की बात है, कब साथ देते हैं कब नहीं देते हैं। मुझे अभी मालूम है कि मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग जो कभी भी अभिजीत को अमर रखेगा, वैसा एक गाना है। खैर सभी हैं, जतिन ललित के गाने, और ये धड़कन, नदीम श्रवण। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की। हम चलते थे एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि चूँकि किशोर दा के आप काफ़ी करीब रहे हैं, उनकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा आपको लगाव भी है। किशोर दा का अगर एक गाना अगर जो बहुत आपको पसंद है, सिर्फ आपको। हाँ, ये बात है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए, सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। क्या बात है, कंप्लीट कर दिया आपने, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। थैंक यू।